हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के अग्रवाल। स्टूडेंट्स, कल का जो हमने इससे पिछला वीडियो आपको दिया था केमिस्ट्री के ऊपर, ये उसका कंटिन्यूशन है। प्लीज़ हमारे वीडियो को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी हमारे वीडियो हों आपके पास एकदम पहुंच सकें। देखिए, हमने बोर्स मॉडल के सक्सेसेस के आपको 3 पॉइंट बता दिए थे। अब ये 4th पॉइंट है। बोर्स मॉडल could explain the atomic spectrum of hydrogen। मतलब ये कहना चाहता है कि जो बोर्स मॉडल था उसने एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था इसने। देखें आप, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर, कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनिट लेवल। केवल उनके पास क्या होते हैं? सर्टेन डेफिनिट लेवल होते हैं। लेवल का मतलब ऑर्बिट या एनर्जी स्टेट कह दो, ऑर्बिट कह दो। ये व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में होता है ना, एनर्जी स्टेट में, एनर्जी लेवल में होता है या ऑर्बिट में होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो कहाँ होता है? n=1 में, n=1 में होता है ना फर्स्ट ऑर्बिट में, k में, KLMN में, k में होता है। ठीक है, तो इट इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। तो ये कहा जाता है ये ग्राउंड स्टेट में है, पूरा एटम ग्राउंड स्टेट में बैठा है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स, जब एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे उसे हीट करके एटम को, या उसको करंट लगा के, या किसी भी और सोर्स से हमने हीट सप्लाई करी, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल, और हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, लोअर से हायर में चला जाएगा। ठीक है, दिस स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। जो हायर वाली आई इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल होती है। ये आपको बताया भी था कि अनस्टेबल होती है हायर वाली। सो इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू लोअर लेवल। सो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम्स बैक, वापस आ जाता है लोअर लेवल में आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद ही। इलेक्ट्रॉन इमिट सम एनर्जी डेल्टा ई व्हाइल कमिंग बैक। जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है हायर से लोअर में, तो कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, इमिट करता है। ठीक है, व्हाइल कमिंग बैक, जब वो बैक हो रहा होता है। ठीक ये जो F और I हैं, ये I का मतलब इनिशियल, F का मतलब फाइनल है। ये हायर वाला होता है, ये लोअर वाला होता है। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आ रहा है अगर, तो हायर वाला है, जैसे थर्ड से आ रहा है फर्स्ट में, तो यहाँ F की जगह रखेंगे 3 और I की जगह रखेंगे 1E1, E3 माइनस E1, इस टाइप से करके आप करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने कल प्रूफ किया था E=2 -RSC/n² × Z²। ये प्रूफ किया था हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है। ठीक है ना, तो EI, जब आप उसमें EI निकालेंगे इससे, EI तो क्या हो जाएगा? Ni का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन के लिए Z1 रख दिया हमने, तो ये आ गया EF, ये आ गया इसी से। ठीक है, फिर इनकी वैल्यूज को हमने इसमें डाल दिया, EF - EI में। ये देखो, EF - EI का एक प्लस हो गया बीच में, RSC कॉमन लिया तो ये आ गया डेल्टा E इतना। डेल्टा E की जगह क्या लिख सकते हैं आप? SC/λ। SC से SC कटा, 1/λ/r। R होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, और R की वैल्यू इतनी होती है, ये रख दिया आपने R की वैल्यू। तो ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब जो वेवलेंथ हमें रिसीव हो रही है, ठीक है, जो भी वेवलेंथ हमें रिसीव हो रही है, वेवलेंथ वो हम जो है वो कर लेंगे कि भाई कितनी हो रही है रिसीव। ठीक है, अब 10 कह रहा है एवरी स्पेक्ट्रल लाइन, हर स्पेक्ट्रम लाइन हैज ए फिक्स्ड वेवलेंथ। कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसकी फिक्स्ड वेवलेंथ होती है। ठीक है, सो कैन बी रिकॉग्नाइज इजीली। तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली। कैसे कर सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन को? हैंस बाई रिसीविंग वेवलेंथ, जो वेवलेंथ रिसीव हो रही है, ठीक है, लाइन ऑफ एच एटम, वेवलेंथ लाइन ऑफ एच एटम कैन बी आइडेंटिफाइड हैंस बाई रिसीविंग द वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को ये करते हुए
लाइन ऑफ एच एटम, ठीक है, एच एटम की लाइन कैन बी आइडेंटिफाइड की जा सकती है। आपको पता है कि कौन कौन सी होती है यहाँ पर लाइन? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फुंड सीरीज आपको पढ़ा रखी है। ये होती है 5, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है, ये होती है सीरीज। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया है इसमें। अभी इसी के अंदर और है थोड़ा, ठीक है। देखिए आगे उसी क्वेश्चन में फेलियर ऑफ द बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल की कमियां बतानी है। अब हमने फेलियर कैसे फेल हो गया था, ये कह दो लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल के लिमिटेशन बताने, ठीक है। देखो ये 5 लिमिटेशन है, इसके 5 कमियां हैं जिस वजह से ये बोर मॉडल भी फेल हो गया। जो थॉमसन मॉडल था उसको बोर ने फेल कर दिया, बोर भी फेल हो गया। फिर डी ब्रॉगली और क्या कहना चाहिए हाइजेनबर्ग, ये जो थे दोनों, इन्होंने मिलकर इसको फेल कर दिया। Bohr model could not explain spectra of the atoms containing more than one electron. One electron जिसमें होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या कोई भी ऐसा आयन है, ठीक है ना, जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, तो वो तो एक्सप्लेन हो जाते हैं इससे, इसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक, जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हो वो वाले। लेकिन जिनमें 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 3, 4, उनमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं हो पाते एक्सप्लेन, ठीक है, तो इसलिए फेल हो गया है एक्सप्लेन करने में। अगला देखो, बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, बोर्स मॉडल एक्सप्लेन ना कर सका। अच्छा ये एक बात ध्यान रखना, ये कंटेनिंग मोर देन 2, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है 1H1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो इसमें ये जो 1 है इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, तो इसलिए एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब एक हीलियम होता है 2He4 होता है हीलियम, ठीक, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसको नहीं कर पाएगा एक्सप्लेन। बट अगर He पॉजिटिव आएगा, He पॉजिटिव, हीलियम आयन बोलते हैं, इसको कर देगा एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 में से 1 गया, तो जो है इसको अप कर देगा एक्सप्लेन, ठीक है, इसको नहीं कर पाएगा। तो ऐसी जो है जैसे Li है तो 3Li ये होता है 7, इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर 3 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसे नहीं कर पाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब आगे सेकेंड पॉइंट पे देखो क्या कहता है, बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट को, जीमान साइंटिस्ट का नाम है, जीमान नाम के साइंटिस्ट ने एक इफेक्ट दिया था अपना जिसे कहते हैं जीमान इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया। अब बोलोगे ये क्या होता है जीमान इफेक्ट? जीमान इफेक्ट देखो हमने ब्रैकेट में लिखा है, इसको आपने लिख के नहीं आना एग्जाम में, बट आपको अपनी ज्ञान के लिए ध्यान रखना है इसे। क्या जीमान इफेक्ट? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जैसे कहीं है, ठीक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये लगा दिए, इसके बीच में आपने जैसे हाइड्रोजन की वो आई ना स्पेक्ट्रल लाइन, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पुंड, तो वो आई, वो जो स्पेक्ट्रम था उसकी मतलब क्या थी, लाइन, उनको आपने इसके बीच में रखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा। तो आप एक क्या आश्चर्यजनक घटना देखेंगे कि एक एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है उसकी, एक एक स्पेक्ट्रल लाइन कई लाइनों में जो है वो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट, स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट अप। देखो कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच स्पेक्ट्रल लाइन, हर स्पेक्ट्रल लाइन गेट्स स्प्लिट अप, स्प्लिट अप हो जाती है। स्प्लिट अप का मतलब कई उसमें डिवाइड हो जाती है, एक के 2, 3 बन जाते हैं इनटू द क्लोजली स्पेस्ड लाइन, पास पास स्पेस वाली लाइन, एक लाइन कई कई लाइनों में वो हो गई डिवाइड, एक की जगह 3 3 2 2 दिखाई देने लगी। तो उससे पूछा गया किससे, बोर्ड से, कि भाई ये क्या है, दिखाई नहीं पाया, चुप खड़ा रहा, बता नहीं पाया, चुप खड़ा रहा, इसका मतलब वो उसकी कमी हो गई मॉडल की, मतलब लिमिटेशन हो गई, ठीक है। तो
split up into the closely spaced lines. This is known as Zeeman effect. ये Zeeman effect होता है. तो Zeeman effect में पूछा गया भी ये क्या हो रहा है, ये एक लाइन जो है सही उसमें स्प्लिट अप हो जा रही है, वो नहीं बता पाया. ठीक है, ये क्या है. It could not explain, ये एक्सप्लेन ना कर सका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने में भी फेल हो गया. इतना ही लिखना आपने एग्जाम में, इसको एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन आपके ज्ञान के लिए बता रहे हैं मतलब कैसे. चाहो तो आप एग्जाम में कर सकते हो, इसे भी और इसे भी लिख सकते हो. डी ब्रॉगली टोल्ड दैट, डी ब्रॉगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रखता है पार्टिकल एंड वेव नेचर. मतलब इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है. ऐसे 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 ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ऐसे सीधा नहीं चलता, ऐसे करके ऐसे ऐसे वेव की तरह से चलता है, वेव की तरह. ठीक है, ये किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने. लेकिन बोर ने क्या करा, बताया इलेक्ट्रॉन ओनली पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन जो है बस केवल पार्टिकल होता है, वेव नहीं होता. जब उसकी पिक्चुअल फॉर्म आई वेव की फॉर्म में, तो उससे पूछा गया भाई ये क्या है, ऐसे ऐसे करके वेव बता ही नहीं पाया कि भाई क्या है. तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया. ठीक है. बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होती है, एक शेप होती है उसकी कि किस शेप का होता है मॉलिक्यूल. टेट्राहेड्रल शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप, कई शेप के होते हैं मॉलिक्यूल. ठीक है, उनकी ज्योमेट्री. ये जब थर्ड चैप्टर आएगा आपका, आगे को थर्ड नहीं फोर्थ चैप्टर आएगा, उसमें इसका फोर्थ चैप्टर इसी पे डिपेंड है, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे. ये सिखाई जाएंगी कि ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाले जाते हैं. ठीक है, तो इस समय फिलहाल आप ये याद रखो कि बोर्थ मॉडल फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. राइट. अब देखो एक और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये कहता है, क्या कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी, मोमेंटम में वेलोसिटी एक बात है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी. मास तो कांस्टेंट है, तो इसकी जगह मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी ले सकते हैं. तो पोजीशन एंड वेलोसिटी कह दो या पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कैन नेवर बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली. मतलब एक साथ, इसका मतलब होता है साथ साथ, सिमुल्टेनियसली इसका मतलब साथ साथ, कि हम एक साथ या साथ साथ किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम को पता नहीं कर सकते. बट इन बोर्स मॉडल, लेकिन बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट. वेल डिफाइंड ऑर्बिट में मतलब एक बिल्कुल वेल डिफाइंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. इसका मतलब पोजीशन को उसने क्लियरली बता दिया. पोजीशन को, वेलोसिटी भी देखो उनमें होती है क्योंकि मूव कर रहे हैं, और पोजीशन को उसने क्लियर बता दिया. जबकि हाइजेनबर्ग ने बताया कि ना, पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं कर सकते. देखो वो वेलोसिटी भी कह रहा है और पोजीशन बता रहा है कि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये गलत चीज है. हाइजेनबर्ग ने इसे फेल कर दिया. उससे पूछा गया भाई इसके थीसिस बाय में फेल हो गई. बट इन बोर्स मॉडल रिवॉल्व वेल डिफाइंड ऑर्बिट. सो दीस टू आर, ये जो दो हाइपोथेसिस हैं, अपोजिट सपोजिशंस हैं.